चलो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैसे हालचाल है सभी लोगों के? ऑल इज वेल। वेक्टर की कहानी हम डिस्कस कर रहे थे। सो लास्ट क्लास तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर ली थी। दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर के एडिशन की बात की थी। ट्रायंगल लॉ की बात हो गई थी, पैरेललोग्राम हो गया था, पॉलीगॉन लॉ हो गया था, ठीक है। लामीज थ्योरम की बात भी हो गई थी, फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की बात भी हो गई थी। कुछ हमने क्वेश्चंस भी सोल्व कर लिए थे, एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अभी तक जितना डिस्कशन हुआ उसमें किसी भी कॉन्सेप्ट पर कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा फटाफट से पूछ लो। आज जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ डिस्कशन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जितना डिस्कस किया उसमें बेटा फटाफट से बताओ कोई डाउट है तो किसी को जल्दी से रेस्पॉन्स दो। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक का रेस्पॉन्स आए भी तो और किसी का कोई डाउट? बेटा तुम्हारी तरफ से जब कंफर्मेशन आएगा ना किसी भी चीज में तभी मैं आगे बढ़ूंगा यार। जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा ना मेरे माइंड में एक डाउट चलता रहेगा, पता नहीं सारी चीजें क्लियर है या नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो एडिशन ऑफ वेक्टर की अपनी बात हो गई। आज की कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स से, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना है, राइट। सो मैंने यहां पर लिखा कि मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है और मान लो यहां पर रिजल्ट आता है आर वेक्टर। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किस तरह से होगा? बेसिक नंबर्स की अगर मैं बात करूं और मैं कहूं कि यार मुझे 5 माइनस 3 करना है तो मैं इसको 5 प्लस माइनस 3 लिख सकता हूं ना बेटा। मुझे 5 में से अगर 3 को माइनस करना है तो एक तरह से मुझे 5 में माइनस 3 को ही तो ऐड करना है। इस बात को समझना पड़ेगा कि मतलब एक नंबर में से अगर दूसरे नंबर को माइनस करना है तो इसका मतलब दूसरा एक नेगेटिव नंबर है जो मुझे फर्स्ट नंबर में प्लस करना है, ऐड करना है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन छुपा हुआ है। सब्ट्रैक्शन में भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो एडिशन छुपा हुआ है। वही बात अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं कि मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो मैंने ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिखा इसको। इसका मतलब मुझे ए वेक्टर में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर को। क्लियर है? और माइनस बी वेक्टर का मतलब हुआ बी का नेगेटिव वेक्टर। इसका मतलब मुझे ए में बी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। यहां मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब मुझे ए में माइनस बी को ऐड करना है तो मैंने बी का नेगेटिव वेक्टर लिया। नेगेटिव वेक्टर का मतलब हुआ कि इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए मैंने उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। तो मैंने इसके डायरेक्शन को अपोजिट इधर कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम रखा, ये माइनस बी वेक्टर आ गया। तो मुझे बी का ये नेगेटिव वेक्टर मिल गया माइनस बी वेक्टर। बात यहां तक क्लियर है? अब मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करूंगा तो ए के हेड पर माइनस बी का टेल। ध्यान रखना बेटा यहां पर एक छोटी सी बात है कि मुझे ए में माइनस बी को ऐड करना है तो फर्स्ट वेक्टर ये है और अब सेकंड वेक्टर ये है। ऐड करने का जो हमारा मेथड है वो पुराना ही मेथड है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर के टेल को रखना है। तो फर्स्ट वेक्टर ये हो गया और सेकंड वेक्टर ये हो गया। तो अब मैंने ए के हेड पर माइनस बी के टेल को रख दिया, फिर मैं ए के टेल से माइनस बी के हेड तक गया, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। बात क्लियर है? तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, बी का मैंने लिया नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर को ए वेक्टर में किया ऐड, ये आया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मुझे दो वेक्टर जो मैं ऐड कर रहा हूं दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखना है। ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा। मैंने कॉमन सेंस लगाया कि जब मैंने ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड किया और मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा तो मैंने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फाइनली ये रिजल्ट बनाया। अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करता हूं तो ठीक है। अब मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट उसी एक्सप्रेशन को काम में ले लूं, कौन सा, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला था जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था। उसको अगर मैं यहां पर सब्ट्रैक्शन वाले केस में काम में लूं तो यहां पहले का मैग्नीट्यूड आएगा, यहां दूसरे का मैग्नीट्यूड आएगा और यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आएगा। जब मैंने प्लस किया था तो एंगल थीटा आया था
अब मैं माइनस कर रहा हूं तो दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। सो डायरेक्ट में इसको अगर यूज में लूं तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ए हो गया, सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, माइनस बी तो उसके डायरेक्शन के लिए है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी बी है, दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में 2ab प्लस में 2ab कोस, दोनों के बीच का एंगल, यहां ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। तो जब मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहा था तो मैं ए और बी के बीच का एंगल ले रहा था थीटा, जब मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहा हूं तो मैं ए और माइनस बी के बीच का एंगल लूंगा, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो प्लस में मैंने यहां पर थीटा लिया था, जब मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां पर थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, केवल इतना ही चेंज करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आया। अब कोस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कोस थीटा, तो यहां पर माइनस बन जाएगा और माइनस 2ab कोस थीटा हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट ये आ गया, मुझे कोई डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन कर रखा है तो फिर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक काम किया है मैंने कि थीटा की जगह 180 माइनस थीटा किया है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर प्लस की जगह माइनस आ गया, रेस्ट द एक्सप्रेशन इज सेम। तो मैं कैसे याद रखूंगा कि अगर मैंने ए और बी प्लस किया तो यहां पर प्लस आया, और अगर मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया तो यहां पर माइनस आया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। जब मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया है तो वहां एक्सप्रेशन में प्लस आया है, जब मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया है तो यहाँ एक्सप्रेशन में माइनस आया है, बाकी सेम है। अब इस बात का छोटा सा ध्यान रखना कि यहां अगर आपने माइनस लगा दिया तो यहां पर आपको एंगल वही लेना है जो ए और बी के बीच में है, ना कि ए और माइनस बी के बीच में। एंगल ए और बी के बीच का ही चलेगा अगर आपने यहां पर माइनस लगा दिया है। दो में से कोई एक काम करना है बेटा, अगर आप यहां प्लस रखते हो तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल लिखो, ए और माइनस बी के बीच का एंगल अगर यहां पर प्लस रखते हो तो, और अगर आपने यहां पर माइनस कर दिया है तो फिर यहाँ पर एंगल ए और बी के बीच का ही रखना है, मतलब जो ये वाला एंगल था वो ये एंगल वहां पर लिखना है। तो मैं तो सीधा सा याद रखता हूँ कि भाई साहब प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और कोई मुझे चेंज नहीं करना। तो इस तरह से मैं एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक है, इस कहानी में कहीं पर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, फटाफट से मेरे को मैसेज करके बताओ। देख रहा हूं मैं आपके कमेंट, और मुझे रेस्पॉन्स चाहिए एकदम धमाकेदार, बहुत सॉलिड वाला रेस्पॉन्स चाहिए मेरे को। जो भी है डाउट है तो फटाफट से टाइप करो, क्लियर है तो टाइप करो। सब्ट्रैक्शन की बेसिक कहानी समझ में आ गई कि अगर मुझे एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना है तो दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेकर के फर्स्ट वेक्टर में ऐड करना है। तो मैंने फर्स्ट में दूसरे का नेगेटिव ऐड किया, ये रिजल्ट आया, एंगल 180 माइनस थीटा बना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा। बात क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैंने जैसा भी किया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया, इसका नेगेटिव वेक्टर लेकर के इसमें ऐड किया, ये मेरा रिजल्ट आया जैसे अभी हमने बात की थी। ये रिजल्ट आ गया मान लो R1 वेक्टर। अगर मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया तो रिजल्ट R1 वेक्टर आया। ठीक है, सीक्वेंस चेंज कर दूं। मैं एक्चुअल में इस सेगमेंट में क्या चेक करना चाह रहा हूं, मैं इसमें ये चेक करना चाह रहा हूं कि अगर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस को चेंज करूं तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट आता है क्या? एडिशन में मैंने इस चीज को चेक कर लिया था कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूं, चाहे मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूं, सीक्वेंस को अगर मैं चेंज करूंगा तो एडिशन में रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। सब्ट्रैक्शन में आता है या नहीं आता? तो मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया, रिजल्ट ही आया। इसमें अगर मैंने सीक्वेंस चेंज किया तो मैंने बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किया। अब बी वेक्टर मेरा ये रहा मेरा बी वेक्टर। ए वेक्टर का नेगेटिव लूंगा क्योंकि अब मैं इसमें इसको ऐड कर रहा हूं। किसमें? किसको? बी में माइनस ए को। यहां मैंने किसमें किसको ऐड किया था? ए में माइनस बी को। यहां मैं बी में माइनस ए को ऐड करूंगा तो बी के हेड पर माइनस ए का टेल आएगा। ए इधर है तो माइनस ए इधर बनेगा। ध्यान से देख लेना वेक्टर की कहानी। बी इधर है तो माइनस बी बना था, अब ए इधर है तो माइनस ए इधर बना, तो बी के हेड पर माइनस ए का टेल आया। अब मैं बी के टेल से माइनस ए के हेड तक जाऊंगा, ये रिजल्ट आएगा। इसको मैंने नाम दिया R2 वेक्टर। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। जब हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया तो रिजल्ट ये आया, जब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किया तो रिजल्ट ये आया। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को अगर कंपेयर करें तो भैया ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, एंगल 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 एंगल, ट्राइंगल एक जैसे बन रहे हैं। रिजल्ट अगर देखते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल तो हैं, बट लाइन पैरेलल है लेकिन वेक्टर पैरेलल नहीं है। इसका वेक्टर इधर की तरफ है और इसका वेक्टर इधर की तरफ, मतलब एंटी पैरेलल है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो मैं तो कह सकता हूं कि यार रिजल्ट का मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह सेम आ रहा है।
रिजल्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों जगह सेम आएगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आएंगी। इसका मतलब R1 वेक्टर R2 वेक्टर के इक्वल है क्या? वेक्टर इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने लिखा R1 वेक्टर नॉट इक्वल्स टू R2 वेक्टर, नॉट इक्वल्स। R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। R1 का मैग्नीट्यूड मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, R2 का मैग्नीट्यूड मतलब b माइनस a का मैग्नीट्यूड। तो ये बात और ये बात तो एक ही बात है, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर इक्वल नहीं है। अगर मुझे इक्वल करना है तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस R2 वेक्टर। ये बात ठीक है यार, क्योंकि दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर आएंगे। इसका मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस को इंटरचेंज करने पर रिजल्ट अफेक्टेड होता है। डायरेक्शन के मामले में, मैग्नीट्यूड के मामले में कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एक एक स्लाइड पर बात करते हुए चलेंगे, एक एक को क्लियर करते हुए चलेंगे, आप उसका रेस्पॉन्स मेरे को देते हुए चलना। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव तभी करूंगा जब आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आ जाएगा। और ये सारी चीजें मैं पहले से होमवर्क करके, ये सारी चीजें बेटा नोट करके क्यों चल रहा हूं, जिससे कि मैक्सिमम टाइम हमारा डिस्कशन में लगे, नोट करने वाला जो टाइम है वो बच जाए। तो मैं नोट करने वाला जो टाइम है उसको भी डिस्कशन में यूज लेना चाहता हूं, जिससे कि ज्यादा डिस्कशन हो सके, ज्यादा बार मैं उस चीज को रिपीट कर सकूं, इसलिए मैं नोट करने वाली चीज से बच रहा हूं। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट पे तो क्वेश्चन आ गया भाई साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड इक्वल है। मतलब यहां जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड और यहां जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना है? ठीक है, अब ये काम पहले आप करोगे। आधा मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में सोल्व करके मुझे रेस्पॉन्स दो क्या है, फिर उसके बाद में मैं डिस्कस करता हूं। ये 1 मिनट आपका समय शुरू होता है अब। नाइन्टी डिग्री पहले से आंसर मालूम है, अभी सोल्व किया है? सच सच बता देना। जिताक्ष ने 2 बार आंसर दे दिया भाई। अच्छा, एक बार 90 लिखा है और एक बार 90 डिग्री लिखा है। ठीक है, चलो वो तो पहले ही समझ में आ रहा था मेरे को। 90 आंसर आने लग गया तुम्हारी तरफ से। अब चेक कर लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं लिखूंगा a प्लस बी का, तो भैया ये मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये होता है रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करके अपन रूट हटा सकते हैं। रूट हट जाएगा तो उसके बाद में a स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2ab cos थीटा और माइनस 2ab cos थीटा, इसको भी इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत सिंपल है यार। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, दोनों को इक्वल किया, इक्वल करके दोनों तरफ स्क्वायर किया, रूट खत्म हुआ। रूट खत्म होने के बाद में ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ab cos थीटा प्लस का और माइनस का ये कैंसिल नहीं होगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इससे cos थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कौन कौन से? ए और बी। क्लियर है? सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाऊं? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, तो मैं अब आगे बढ़ गया। अब ये जो सेगमेंट है बहुत ही शानदार वाला सेगमेंट है भाई साहब। ये वेक्टर का एक ऐसा सेगमेंट है जो कंपोनेंट लेने वाला, ये जो सेगमेंट है ये वेक्टर की ऐसी चीज है, ऐसा पॉइंट है, ऐसा सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा यूज में आएगा आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो अपोजिट ऑफ एडिशन। ठीक है,
थोड़ी सी हिंदी यूज में ले रहा हूं, एडिशन का मतलब हुआ जोड़ना, तो बेटा रिजोल्यूशन का मतलब हुआ तोड़ना। ठीक है, जोड़ना और तोड़ना, जोड़ना और तोड़ना मतलब क्या हुआ, एडिशन में तो हमने दो वेक्टर को ऐड किया, दिया जो दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड किया और एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला था। सो एडिशन में तो हुआ था कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करो, एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ, एक वेक्टर बनाओ, रिजल्ट निकालो। रिजोल्यूशन में क्या होगा, हम एक वेक्टर को तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब हुआ इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब जिसको हम साइंस में कहते हैं रिजोल्व करना। तो हम एक वेक्टर को रिजोल्व करेंगे और उससे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो एडिशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर को आपने ऐड किया और एक रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। रिजोल्यूशन में क्या होगा, एक वेक्टर होगा उससे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को प्रोड्यूस किया। तो रिवर्स प्रोसेस है। सो रिजोल्यूशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द एडिशन। अब रिजोल्यूशन दो तरह से होता है, एक होता है टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन और आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन। ठीक है, टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन इसका मतलब इसमें रिजोल्व करेंगे दो वेक्टर्स में। अच्छा, वेक्टर को तोड़ना मतलब स्प्लिट करना, उसको हमने कहा कि वेक्टर को रिजोल्व करना, राइट। रिजोल्व करने के बाद में जो वेक्टर्स हमें मिलते हैं उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, कंपोनेंट्स। मतलब वेक्टर को रिजोल्व करना है, इसका मतलब एक तरह से उस वेक्टर को तोड़ना है। तोड़ने के बाद में जो वेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे उन वेक्टर्स को हम कहेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन में दो कंपोनेंट आएंगे। कैसे आएंगे साहब, हमने एक एग्जांपल लिया कि यार एक्स वाई प्लेन में हमारा एक वेक्टर है, ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में कोई वेक्टर रखा हुआ है ए वेक्टर, इसको रिजोल्व करना है और दो कंपोनेंट बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, इसका जो हेड है उसे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर एक्स पर और एक परपेंडिकुलर वाई पर। परपेंडिकुलर का मतलब ये भी 90 और ये भी 90। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। मैंने इधर एक वेक्टर बनाया, मैंने इधर एक वेक्टर बनाया अपनी तरफ से, रीजन अभी समझ में आ जाएगा। अपनी तरफ से मैंने ये दो वेक्टर बनाए, ठीक है। बात ही बात में एक पैरेललोग्राम बन करके तैयार हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में एक पैरेललोग्राम बन गया। अब लॉ पैरेललोग्राम ये कहता है कि साहब दो साइड, एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने लॉ पैरेललोग्राम डिस्कस किया था ना, तो ये एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स हैं, तो ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब उल्टा सोचो, ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्ट है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वाला वेक्टर बनेगा। सही बात है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा तो ये वेक्टर बनेगा। इसका मतलब अगर मैं इस वेक्टर को रिजोल्व कर दूं, तोड़ दूं, तो ये दोनों वेक्टर मिल जाने चाहिए। है सिंपल है। दो चीजों को ऐड करने से कोई एक चीज मिली, उसे एक चीज को तोड़ने से वो दो चीजें मिलनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इस वेक्टर को रिजोल्व करूंगा तो मुझे ये दो वेक्टर्स मिलेंगे, जिसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहूंगा, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आए, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। एक्स वाले कंपोनेंट को नाम दिया ए एक्स, क्योंकि एक्स की तरफ आया इसलिए एक्स लिखा, और ए का कंपोनेंट है इसलिए ए लिखा। तो ए का एक्स वाला कंपोनेंट हो गया ए एक्स और ए का वाई वाला कंपोनेंट हो गया ए वाई। ठीक है, अब जरा याद करो, हमने लिखा था ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप, सॉरी वेक्टर। मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बनता है। ये यूनिट वेक्टर के टाइम में हमने डिस्कस किया था। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स। इधर की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है, कुछ याद आया, एक्स वाई जेड, आई जे के। एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई है, वाई की तरफ जे है, जेड की तरफ के है, तो इधर का यूनिट वेक्टर आई हो गया। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर बन गया, तो ए एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई आ गया। इसी तरह से इधर बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना है, ए वाई, यूनिट वेक्टर कितना है, जे, तो ए वाई वेक्टर इक्वल्स टू ए वाई जे। यस और नो? ठीक है, पहले वेक्टर की भाषा में बात कर लेते हैं। ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्ट, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, अब ये जो ए एक्स वेक्टर है इसको मैंने लिख दिया ए एक्स आई, ये जो ए वाई वेक्टर है इसको हमने लिख दिया ए वाई जे। ठीक है, ये वो फॉर्म है वेक्टर की जो हमें क्वेश्चंस में लिखी हुई मिलती है। मतलब हमें वेक्टर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमको पहचानना है कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब क्या है। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब आई के साथ में जो लिखा है वो एक्स वाला कंपोनेंट होगा, जे के साथ जो लिखा है वो वाई वाला कंपोनेंट। बाय डिफॉल्ट है ये, इसमें कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। आई के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा ना वो एक्स वाला कंपोनेंट ही होगा।
जे के मल्टीप्लीकेशन में जो होगा वो वाई वाला कंपोनेंट होगा। आगे मैं वाई जेड की भी बात कर लूंगा, एक्स जेड की भी बात कर लूंगा। अभी अपन एक्स वाई प्लेन को लेकर के चल रहे, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन में हमने बात की, कंपोनेंट इधर आया ए एक्स वेक्टर, जिसको ए एक्स आई लिख दिया, इधर कंपोनेंट आया ए वाई वेक्टर, ए वाई जे लिख दिया, ए वेक्टर इक्वल्स टू ये आया, आई और जे की फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमें वेक्टर इस फॉर्म में मिलेगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत सिंपल, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा ये किसके इक्वल हो गया, ए वाई के, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ये मैग्नीट्यूड आ गया भैया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब एक्स वाला और वाई वाला कंपोनेंट जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे, ये ए एक्स और ये ए, ठीक है बेटा। ये एंगल 90 डिग्री, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूंगा तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अगर मैं cos थीटा लिखूं तो मैं लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए एक्स अपॉन ए। जरा यहां से चेक करो तो ए एक्स इक्वल टू क्या आया, ए cos थीटा आ गया। इसी तरह से मैं इसकी बात करूं, एक्चुअल में तो मैं इसकी बात करूंगा, ए वाई चाहिए मुझे, ए वाई की बात करूंगा तो मैं इस परपेंडिकुलर की बात कर लूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात करूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। यहां लिख रहा हूं साइन थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए, तो यहां से ए वाई इक्वल्स टू ये आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर होनी चाहिए। ये एंगल थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट आ रहा है ए cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट आ रहा है ए sin थीटा, इसको मैंने यहां पर भी मेंशन किया है। अब यहां पर नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, बिल्कुल साफ साफ। वहां पर तो बहुत सारी चीजें हैं, ए वेक्टर एक्स के साथ में एंगल थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट ए cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट ए sin थीटा, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि ये सिचुएशन होगी इधर का एंगल ही थीटा हो, कई बार ऐसा भी होगा कि इधर से एंगल थीटा होगा, तो इधर से एंगल थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट cos और इधर वाला कंपोनेंट sin। याद रखने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि वेक्टर का जिस लाइन से एंगल हो, जैसे इस लाइन से एंगल दे रखा है तो इधर के कंपोनेंट में cos आएगा। अभी यहां पर वेक्टर का इस लाइन से एंगल दे रखा है तो इधर के कंपोनेंट में cos आएगा। इधर से एंगल दे रखा हो तो इधर cos ले लो, इधर से एंगल दे रखा हो तो इधर से cos ले लो। दूसरे साइड में साइन आना ही उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। cos और sin वाली बात क्लियर हो गई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। छोटी छोटी सी दो तीन बातें ध्यान से सुन लेना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे कंपोनेंट, एक cos आएगा एक sin आएगा, जिस साइड से एंगल होगा उधर cos आएगा, दूसरी साइड में sin आएगा, और जो वेक्टर है वो दोनों कंपोनेंट के बीच में कहीं आएगा, ठीक है। इतने ये जो डिस्कशन हमने किया ये एक्स वाई प्लेन के लिए किया, तो एक्स वाई प्लेन में तो ए वेक्टर की कहानी ये रही, ठीक है। अब सोचो अगर ये एक्स वाई प्लेन की जगह वाई जेड प्लेन होता, लगा लो कॉमन सेंस। जब आप एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो तो एक्स और वाई, एक्स और वाई। जब आप वाई जेड प्लेन की बात करोगे तो वाई और जेड, यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप, वाई वाला कंपोनेंट जेड वाला कंपोनेंट। एक्स और जेड की बात करोगे तो एक्स और जेड दिखने चाहिए, ए एक्स दिख गया, ए जेड दिख गया, ए एक्स दिखा तो आई दिख गया, ए जेड दिखा तो के दिख गया। तो वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, जो प्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग वो कंपोनेंट हमें लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इस कहानी को एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, इसमें कहीं कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लो। यहां का कंफर्मेशन आ जाएगा तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पर चलेंगे। वेट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। दो लोगों ने जवाब दिया है अभी तक बस। चलो जी, 2 डायमेंशनल सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया? बढ़ूं आगे? कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो तो आगे भी बता देना, मैं पीछे आ जाऊंगा वापस से। 3 डायमेंशनल सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना है क्योंकि 3D वाली बात है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है।
थ्री डायमेंशनलाइजेशन में कितने कंपोनेंट आएंगे, 3 लिखा हुआ तो 3 कंपोनेंट आएंगे, एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ। अब ये 3D हमने बनाया है, ठीक है। ये 3D हमने किस तरह से बनाया, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। एक्स इधर लिया, वाई इधर लिया, और जेड जो मैंने इधर की शो किया तरफ शो किया है वो एक्चुअल में बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। तो जेड एक्चुअल में ये होता है, क्योंकि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सो एक्स इधर हो गया, वाई इधर हो गया, जेड एक्चुअल में इधर है। बात क्लियर है। हमारा जो वेक्टर है ओपी मतलब ए वेक्टर, मैं बोलता जाऊंगा, यहां पर विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा, इमेज बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ट्राई करना, और यहां पर मैं उस वेक्टर को शो करता हुआ चलूंगा। एक्चुअल में ये जो वेक्टर यहां दिख रहा है ना बेटा, ये वेक्टर एक्चुअल में इस तरह से है, यहां हमारा ओरिजिन है, ये अपना एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सो ये हमारा ओपी वेक्टर मतलब ए वेक्टर है, तो पी हमारा यहां है एक्चुअल में, ठीक है ना। अब मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर की तरफ, ये एक्स है और ये जेड है, तो ये मेरा एक्सजेड प्लेन है, राइट। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक्सजेड प्लेन में आकर के मिला यहां पर, कौन सा पॉइंट है, वो क्यू पॉइंट है, राइट। सो ये हो गया ओ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, राइट। ओ को मैंने क्यू से ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं इमेजिन कर पा रहा हूं तो ओ क्यू ये वाली लाइन हुई, ओ पी ये वाली लाइन हुई, और पी क्यू ये लाइन हुई। तो ये जो पी क्यू और ओ क्यू है, इनके बीच में जरा चेक करो एंगल, ये वाला एक्चुअल में 90 डिग्री है या नहीं। मतलब ये जो कहानी मुझे दिख रही है ना ओ क्यू पी, ये एक्चुअल में इस तरह से कहानी है, ओ क्यू पी, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू पी। बात क्लियर हुई। पी से फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां मेरा वाई एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर आकर के वाई एक्सिस से मिला आर पॉइंट पर, तो ये वाई एक्सिस पर आर पॉइंट आया, ठीक है। अब जरा इसको भी चेक करो, ये पी आर और ये वाई एक्सिस, ये पी आर है, तो पी आर और ये जो लाइन है ओ आर, ये भी तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है या नहीं। तो ये लाइन, तो एक्चुअल में ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये पूरी कहानी अगर मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, तो ओ क्यू ये एक्सजेड प्लेन में, यहां पी है, यहां आर है, तो ये पूरा मिलकर के एक पैरेललोग्राम बन रहा है ऐसे खड़ा। मतलब पेपर जो है उस पेपर को ऐसे कर दो इंक्लाइन, तो ये हो गया ओ, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया आर। ये वाली कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने कुछ ऐसा ही काम क्यू पॉइंट से भी किया। क्यू पॉइंट हमारा क्या है, ये रहा ओरिजिन, और क्यू पॉइंट है हमारा यहां, ठीक है। और ये हमारा एक्सजेड प्लेन में है क्यू पॉइंट। क्यू से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो कौन सी लाइन है, क्यू एस। क्यू एस एक्चुअल में ऐसे है, और ये ओ एस, तो ये एंगल एक्चुअल में हमारा 90 डिग्री है। 3D है, 2D में बनाया है, इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अदरवाइज एक्चुअल में ओ एस क्यू, तो ये ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, और ये ओ क्यू, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया अपना ओ एस क्यू बन गया। अब मैंने क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरा जेड एक्सिस है, क्यू पॉइंट यहां पर है, क्यू पॉइंट से जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर इधर की तरफ आया, और यहां पर मुझे पॉइंट मिला टी, तो ये ओ टी क्यू, ओ टी क्यू, तो यहां पर भी तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री। आगे कहानी समझ में। तो क्यू से एक परपेंडिकुलर इधर गया जो मिला एस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के लिए, एक परपेंडिकुलर इधर गया जो मिला टी पॉइंट पर जेड एक्सिस के लिए। तो यहां भी अगर ध्यान से देखें तो ओ एस क्यू टी, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया बेटा, ये जो लेटा हुआ है कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में एक पैरेललोग्राम बन रहा है ओ एस क्यू टी। एक पैरेललोग्राम खड़ा है ओ क्यू पी आर, एक पैरेललोग्राम लेटा हुआ है ओ एस क्यू टी। अब आप पहले मेरे को इसको कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये कहानी समझ में आएगी तो आगे की कहानी समझ में आएगी।
ठीक है, पैरेललोग्राम की कहानी समझ में आ गई ना? ठीक है, बस तो फिर कहानी क्लियर है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब अपना पैरेललोग्राम लो ओ क्यू पी आर, ठीक है, इसमें ये दो एडजेसेंट साइड और ये हो गया अपना डायगोनल। पैरेललोग्राम लो लगा दो, तो ओपी वेक्टर इज रिजल्ट ऑफ ओ आर वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर इज रिजल्ट ऑफ ओ क्यू वेक्टर एंड ओ आर वेक्टर। वेरी गुड, एक इक्वेशन अपने पास में ये आया, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा पैरेललोग्राम पकड़ा ओ एस क्यू टी, इसमें ये डायगोनल है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं, है कि नहीं है? तो ये एडजेसेंट साइड मतलब ओ एस वेक्टर प्लस में ओ टी वेक्टर इक्वल टू बनेगा डायगोनल मतलब ओ क्यू वेक्टर। यहां भी लो पैरेललोग्राम लगाया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अच्छा, अब ओपी वेक्टर इक्वल टू ये जो ओ क्यू वेक्टर है इसको उठा करके यहां रख दो, तो क्या बना ओ एस वेक्टर प्लस ओ टी वेक्टर और प्लस में ओ आर वेक्टर। क्लियर? ओपी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। अब ध्यान से देखना चीज को, ओ एस वेक्टर क्या बना? ठीक है, अब कंपोनेंट वाली कहानी समझना बेटा। ये जो ए वेक्टर है ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्ट है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर ए के कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब ओपी के दो कंपोनेंट बने, ओ क्यू और ओ आर। चेक कर लिया? फिर ध्यान से देखो तो ये जो ओ क्यू वेक्टर है ये ओ एस और ओ टी का रिजल्ट है, इसका मतलब ओ क्यू के दो कंपोनेंट है ओ एस और ओ टी। अगर ये इन दोनों का रिजल्ट है तो ये दोनों इसके कंपोनेंट है, अगर ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्ट है तो ये दोनों इसके कंपोनेंट है। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तो इससे ये दो मिले और इससे ये दो मिले, इसका मतलब अल्टीमेटली इससे ये तीन मिले, इस वेक्टर से ये तीन वेक्टर पैदा हुए, दो तो ये वेक्टर पैदा हुए, फिर दो में से एक वेक्टर से ये दो वेक्टर पैदा हुए, तो अल्टीमेटली इस वेक्टर से ये तीन वेक्टर पैदा हुए। अब ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स की तरफ मिला, ए एक्स नाम दे दिया। ये जो वेक्टर है ओ टी ये जेड की तरफ मिला, ए जेड नाम दे दिया। ये जो ओ आर वेक्टर है ये वाई की तरफ मिला, ए वाई नाम दे दिया। तो ये मेरे पास में कंपोनेंट आ गए। ओ एस वेक्टर को क्या लिखा? ए एक्स वेक्टर। ओ टी को लिखा ए जेड वेक्टर। ओ आर को लिखा ए वाई वेक्टर। ये आया मेरे पास में ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर के साथ लिखा तो ए एक्स वेक्टर को लिख दिया ये, ए वाई वेक्टर को लिख दिया ये, ए जेड वेक्टर को लिख दिया ये। हाँ या ना? तो ये हमारे पास में वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल उठाया ओ क्यू पी, ओ क्यू पी को अगर मैं उठाता हूं तो ये डायगोनल हो गया, सॉरी हाइपोटेनस हो गया, ये बेस और परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, ये वाली चीज आ गई। ठीक है ना? अच्छा, फिर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल और ले रहा हूं ओ एस क्यू, ओ एस क्यू यहां पर एंगल 90 डिग्री, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है ना? और क्यू एस स्क्वायर को मैंने लिख दिया ओ टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख लेना बेटा ध्यान से, पहले ही कंफर्म कर लो, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। क्लियर है? ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, या क्यू पी स्क्वायर होगा। ये जो पी क्यू है ये ओ आर के इक्वल है या नहीं है? इस पैरेललोग्राम में देखो, मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर लूंगा तो ये साइड स्क्वायर इक्वल्स टू ये साइड स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर, और ये साइड इक्वल है ओ आर के, तो ये जो पी क्यू है इसकी जगह मैंने ओ आर लिखा, ये आ गया ओ क्यू, ये वाला इक्वेशन बन गया। फिर मैंने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल उठाया, उसमें ये हाइपोटेनस है, ये बेस और परपेंडिकुलर हो गए, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, और ये जो क्यू एस है ये ओ टी के इक्वल हो गया, इसलिए मैंने यहां पर क्यू एस की जगह ओ टी लिख दिया। ठीक है, कहानी क्लियर? अब ये जो ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू है इसको उठा करके बेटा मैंने यहां पुट कर दिया,
तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया तो ओ एस स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। सही है। ओपी स्क्वायर इक्वल टू, अब ओपी क्या है ए, तो ए स्क्वायर, ओ एस स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ये सब एक्स वाई जेड ये सब आ गया, तो ए इक्वल टू ये आ गया। कहानी क्लियर है? बोलो किस तरह से हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं बस, और कुछ नहीं किया खास। बताइए सर कोई भी समस्या हो तो। इसमें थोड़ी सी कहानी और बाकी है, नेक्स्ट पेज पर मिलेगी वो कहानी हमें। पहले कंफर्म कर दो यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट में देख लेते हैं कि अगर हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, देख लेना हमारा ये वेक्टर है एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से हमारा वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, और जेड से हमारा वेक्टर गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, यहां पर मैं उसको अलग से शो कर दूंगा कि हमारा ये वेक्टर है जो एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, तो एक्स वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि जिधर से एंगल उधर वाले में कोस आएगा, तो एक्स वाला कंपोनेंट ए कोस अल्फा। अगर हमारा ये वेक्टर वाई के साथ में बीटा एंगल बना रहा है, तो हमारा वाई वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कोस बीटा, क्योंकि एंगल बीटा है। और अगर हमारा वेक्टर जेड के साथ में गामा एंगल बना रहा है, तो जेड वाला कंपोनेंट आ जाएगा ए कोस गामा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाया तो एक्स वाले कंपोनेंट में कोस अल्फा आ गया, वाई के साथ में बीटा एंगल बनाया तो वाई वाले कंपोनेंट में कोस बीटा आ गया, जेड के साथ गामा एंगल बनाया तो जेड वाले कंपोनेंट में कोस गामा आ गया। ठीक है, अब ये कहानी कहां से आई, ये कहानी कहां से आई वो समझ लो। ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हुई थी, ये लिखा हुआ भाई। ठीक है, तो इसको मैं काम में ले रहा हूं, कैसे, ए स्क्वायर, अब ए एक्स स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ए वाई स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, और ए जेड स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। इनमें से ए स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, फीलिंग आ गई होगी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 1 के इक्वल। ये जो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा है, इनको हम कहते हैं कोसाइंस। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइंस अलोंग एक्सिस इज ऑलवेज 1। एक्सिस के अलोंग जो भी कोसाइंस आए, उन कोसाइंस का जो स्क्वायर है, उन स्क्वायर्स का जो टोटल है वो हमेशा 1 आएगा। अच्छा ये चीज है, इसलिए ये चीज है। अब ये कैसे आया, अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो ये इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, कैसे आया चेक कर सकते हैं इस चीज को? बिल्कुल कर सकते हैं। एक रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। ठीक है, राइट। चलो यहां सोल्व करके बताता हूं। तो कोस स्क्वायर अल्फा को मैंने उस फॉर्मूले के बेसिस पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इक्वल्स टू 1 आ गया। 1 2 3, इधर 3 हो गया, इधर 1 हो गया, 1 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। साइन वाली कहानी को दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा तो सारे प्लस के बन जाएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, 2। हो गई कहानी क्लियर? हाँ या ना? तो इस तरह से ये चीज आ गई, ये भी है और ये भी है, दोनों बातें कही जा सकती है। ठीक है, ये बात हुई 3 डायमेंशनल सॉल्यूशन की। तो इसका जो क्वेश्चन हमें मिलेगा, उस क्वेश्चन में हमें वेक्टर ऐसे लिखा हुआ मिलेंगे बेटा, ये
इस फॉर्म में वेक्टर आएंगे आई जे, और अगर आई जे और के तीनों की फॉर्म में आ गए तो समझ लें तीनों कंपोनेंट है, इसका मतलब 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन है। और कोई 2 कंपोनेंट ही क्वेश्चन में मिलते हैं, आई और जे मिला, जे और के मिला, आई और के मिला, तो समझ लेना 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन है, मतलब किसी प्लेन में वेक्टर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब मेरे को एक बार मैसेज करके जरा कंफर्म कर दो कहानी क्लियर है या नहीं है। 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन तक बात क्लियर हो गई। आज का सेगमेंट मतलब आज का जो हमारा डिस्कशन है यहां पर ओवर करेंगे, बट एक बार आप पहले मेरे को कंफर्म कर दो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद में एक प्रोडक्ट वाली बात बचेगी वेक्टर में। नेक्स्ट क्लास में तो केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, 1-2 लोगों की तरफ से तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फाइनल मानो कि कोई डाउट नहीं है। वीडियो आपके पास रहेगा, चैनल पर अपलोडेड होगा। और एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये वीडियो अभी तो लाइव में चल रहा है, ठीक है, फिर इसको एडिट करके जब वापस से अपलोड करते हैं तो ये लाइव की जगह वीडियो वाला जो आइकन है उस वीडियो वाले आइकन में मिलेगा। तो कोई भी आपका फ्रेंड या आप खुद भी अगर ये वीडियो वापस से देखना चाहते हो ना तो लाइव में मत ढूंढना, ये आपको वीडियो में मिलेगा। ठीक है ना, 1-2 स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आपकी लाइव क्लास में जो वीडियो था वो हम तो क्लास के बाद में तो हमें मिला ही नहीं, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप सब में सर्च कर लेना, आप वीडियो भी सर्च कर लेना, लाइव भी सर्च कर लेना, लेकिन एडिट होने के बाद में वो वीडियो में चला जाता है। ठीक है, तो उसमें वो अपलोडेड होता है, वहां से जब भी देखना चाहो देख लेना। तो इसको चाहो तो एक बार और चेक कर लेना, कोई डाउट हो मेरे को नेक्स्ट क्लास में बता देना, नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।